25 जून 1975 की वो रात जब भारत में संविधान जीवित था, लेकिन लोकतंत्र कैद हो गया। लाखों लोगों की आवाजें खामोश कर दी गई और देश ने एक अंधेरे युग में प्रवेश किया। यह था भारत का इमरजेंसी, इतिहास का सबसे विवादित चैप्टर। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सब जो 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक लागू रहता है और इसकी घोषणा उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। इसे विवादित चैप्टर इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके पीछे कई गहरे राज छिपे थे। देश में आंतरिक अशांति के नाम पर संविधान के अनुच्छेद 352 के द्वारा आपातकाल लगाया गया था, लेकिन वास्तव में यह निर्णय इंदिरा गांधी की सत्ता बचाने की एक राजनीतिक चाल थी। उस समय देश में कोई राष्ट्रीय संकट नहीं आया था, बल्कि एक सोच समझकर उठाया गया कदम था ताकि वे अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बनी रह सके। दरअसल हुआ यह था कि 1970 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए गैर कानूनी तरीके अपनाए थे। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर और सरकारी संसाधनों का अपने निजी प्रचार के लिए यूज किया था। इस करप्शन में सबसे बड़ा नाम उभर कर सामने आया था यशपाल कपूर का। वही यशपाल कपूर जो इंदिरा गांधी के शासन में पीएमओ में नियुक्त था। वे लंबे समय तक इंदिरा गांधी के निजी स्टाफ में शामिल रहे और उनके व्यक्तिगत और राजनीतिक कार्यों में मदद करते थे। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने यशपाल कपूर को रायबरेली में अपना चुनाव एजेंट बनाया, पर समस्या ये थी कि यशपाल कपूर ने चुनावी कामकाज शुरू करने से पहले औपचारिक रूप से इस्तीफा नहीं दिया था, यानी वे अब भी सरकारी कर्मचारी थे और इस तरह का अपराध रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट के तहत एक भ्रष्ट आचरण को दिखाता है। ऐसे तो सरकारी कर्मचारी जनता के लिए होते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के समय वो सब उनका निजी संपत्ति था, जिसे जब चाहे तब एक राजा की तरह यूज करती थी और भारतीय संविधान और कानून का उल्लंघन करती थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस तरह के काम को अपराध माना और इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। और इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने चुनाव रैली और मंच व्यवस्था जैसे कामों में यूपी पुलिस, लोक निर्माण विभाग और अन्य सरकारी संसाधनों का भी यूज किया था, जो एक भ्रष्ट चुनावी आचरण को दिखाता है। कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया और उन्हें 6 साल तक किसी भी पद पर रहने की अनुमति नहीं दी गई। यानी इसका सीधा सा मतलब था कि अब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना होगा। और यहीं से इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक गंदा खेल खेला, जिसमें संविधान को कुचलने का काम किया गया। 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया गया ताकि इंदिरा गांधी अपनी कुर्सी पर बनी रह सके। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि देश में आंतरिक अशांति है, लेकिन असलियत में कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ था, कोई बड़ा दंगा या गृह युद्ध नहीं चल रहा था, बल्कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान का गलत इस्तेमाल किया। क्योंकि आंतरिक अशांति हमारे देश में नहीं आई थी, बल्कि इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल करियर में आई थी। आपातकाल के तुरंत बाद इंदिरा गांधी ने अपनी मनमानी की, सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया ताकि वो सब आवाज ना उठा सके। प्रेसों पर सेंसरशिप लगाई गई ताकि कोई भी प्रेस सच ना छाप सके। यहाँ तक कि संविधान में संशोधन कर प्रधानमंत्री के अधिकारों को और बढ़ा दिया गया ताकि इंदिरा गांधी हमारे इस देश में मनमानी कर सके और लोगों की आवाजों को दबा सके। उस समय जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाता, चाहे वो पत्रकार हो, नेता हो या आम नागरिक हो, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। उस समय 1 लाख से ज्यादा लोगों को बिना मुकदमा चलाए हिरासत में ले लिया गया था। जेपी नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई जैसे कई प्रमुख नेता जेल भेजे गए। इतना कुछ करने के बाद भी जब विरोध कम नहीं हुआ तो गांधी परिवार ने देश के नागरिकों को डराने के लिए एक नई नीति लाई, नसबंदी की नीति। संजय गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे, जिनके पास उस समय न तो कोई आधिकारिक पद था न कोई संवैधानिक जिम्मेदारी, फिर भी आपातकाल के समय न जाने कहां से उनके पास केंद्रीय शक्ति आ गई थी, जिससे उन्होंने एक पंचसूत्री कार्यक्रम चलाया जिसमें जनसंख्या नियंत्रण प्रमुख एजेंडा था। नसबंदी अभियान को उन्होंने अपनी छवि निर्माण की योजना के तौर पर पेश किया, लेकिन सच तो यह था कि वे सत्ता और नियंत्रण के भूखे थे और जनता पर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी थोपना चाहते थे। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर गरीब मजदूर, झुग्गी झोपड़े वाले और अल्पसंख्यक समुदाय को अधिक निशाना बनाया गया, क्योंकि ये लोग संगठित नहीं थे, विरोध नहीं कर सकते थे। सरकार को लगा कि इन पर अत्याचार कर भी दिया तो कोई राजनीतिक नुकसान नहीं होगा, पर इसका असली मकसद था अपने विरोधियों को चुप कराना और डर का माहौल बनाना।
कई जगहों पर तो लोगों को बसों से उठा लिया जाता था या पुलिस घर में घुसकर पकड़ लाती थी। यह सब करके गांधी परिवार दिखाना चाहती थी कि विरोध करने से कुछ नहीं होगा, सरकार जो कहेगी वही कानून है। उस समय एक साल में लगभग 62 लाख नसबंदी किया गया था, जिसके कारण हजारों लोगों की मौत भी हुई थी। सरकार ने खुद माना था कि नसबंदी के कारण करीब 1700 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा बहुत कम है क्योंकि और भी बहुत से आंकड़े को दबाया गया था। नसबंदी में अधिकतर मौत संक्रामक, गलत ऑपरेशन और नसबंदी की जल्दबाजी में हुई थी। नसबंदी का जबरन गंदा खेल सबसे ज्यादा यूपी और हरियाणा में हुआ था। एक रिपोर्ट के अनुसार केवल यूपी में ही लगभग 2000 मौतों की सूचना मिली थी। इंदिरा गांधी की सरकार इतना गिर चुकी थी कि 75 वर्ष से अधिक उम्र के बूढ़े आदमी और 18 वर्ष से कम लड़कों तक को नहीं छोड़ते थे। कई जगहों पर तो ऐसा होता था कि एक ही डॉक्टर एक ही दिन में 50 से 60 नसबंदी ऑपरेशन करते थे, वो भी बिना पर्याप्त उपकरण और साफ सफाई के। इनमें से जब कुछ लोग मर जाते थे तो उन्हें चुपचाप जला दिया जाता था। जबरन नसबंदी अभियान में हुई मौत एक राजनीतिक और प्रशासनिक अपराध थी, जिन्हें जनसंख्या नियंत्रण जैसे महान उद्देश्य के नाम पर छुपाया गया। यह संजय गांधी की अगुवाई में चलाया गया जबरन नसबंदी अभियान सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण नहीं था, बल्कि यह सत्ता, भय, प्रचार और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का एक क्रूर मेल था, जिसमें संजय गांधी ने अपनी मां की सत्ता बचाने के लिए लाखों आम लोगों की इज्जत और उनके अधिकारों की कुर्बानी दे दी। और ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यह परिवार सत्ता के लिए कुछ भी कर सकता है। जैसे आप भारत पाक पार्टीशन ही देख लीजिए। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी को सत्ता का लालच इस कदर था कि आपातकाल के दौरान अपनी सत्ता को बचाने और असीमित अधिकार हासिल करने के लिए संविधान तक को नहीं छोड़ा, वहां भी संशोधन करवाया, जिसमें सबसे विवादित संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। यह संशोधन 1976 में पारित हुआ था और इसका सीधा सा उद्देश्य था भारत के संविधान को इंदिरा गांधी के शासन के अनुकूल ढालना। यानी अब भारत संविधान से नहीं बल्कि इंदिरा गांधी के बनाए कानून से चलेगा, जिसमें सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की शक्ति को कम किया गया। अब अगर संसद कानून बनाएगी तो न्यायपालिका उसे रद्द नहीं कर पाएगी। इसका सीधा सा मतलब था इंदिरा गांधी के फैसलों पर कोई संवैधानिक रोक नहीं लगेगा। दूसरा, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए और भारत को समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य घोषित किया गया, लेकिन ये दिखावे का जनहित बदलाव था। असल में यह जनता को भ्रमित करने का एक नया तरीका था ताकि सत्ता केंद्र में बनी रहे। तीसरा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कमजोर किया गया, यानी अनुच्छेद 31 के सी में बदलाव कर दिया गया था। मतलब कोई कानून अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत बनाया गया है और उससे अगर आपके अधिकार का उल्लंघन होता है तो फिर भी आप आवाज नहीं उठा सकते थे। यानी अगर सरकार चाहे तो वो जनता के अधिकार छीन कर भी कर सकती थी। यह समाजवादी उद्देश्य के लिए। यहाँ तक कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। मतलब अब उन्हें चुनाव की टेंशन नहीं थी, ये सत्ता में बने रह सकते थे चाहे जनता की मर्जी हो या नहीं हो। और तो और संविधान संशोधन पर न्यायालय की निगरानी भी हटा दी गई, यानी अब कोई कोर्ट इंदिरा गांधी के संशोधन पर आवाज नहीं उठा सकता। इसका सीधा सा मतलब था कि इंदिरा गांधी अब संविधान से ऊपर होगी। कुल मिलाकर इंदिरा गांधी इक्वल टू कानून। लेकिन 1977 के चुनाव में इनकी सारी चाल उल्टी पड़ जाती है जब जनता पार्टी सत्ता में आती है। जनता पार्टी 44वां संविधान संशोधन लाती है, जिसके तहत इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए कई खतरनाक प्रावधानों को रद्द किया गया। न्यायपालिका को उसकी ताकत वापस दी गई, लोकसभा की अवधि फिर से 5 साल कर दी गई और आपातकाल लागू करने की प्रक्रिया को ज्यादा सख्त बना दिया गया ताकि फ्यूचर में कोई भी इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। आपातकाल इसलिए भी विवादित है क्योंकि यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह लोकतंत्र पर एक खुला हमला था। यह उस समय की याद दिलाता है जब एक व्यक्ति की सत्ता की भूख ने पूरे देश को बंधक बना लिया। आज भी जब हम आपातकाल शब्द सुनते हैं तो वह केवल इतिहास की बात नहीं होती है, वह लोकतंत्र को खो देने का डर, बोलने की आजादी छीन जाने का भय और तानाशाही के साये की चेतावनी होती है।